अब हमने बात करनी है अबाउट अनदर 6 ड्रग्स, ठीक है, जिनमें से 3 के फंक्शन सिमिलर हैं और अगले 3 जो मैं आपको बताऊंगी उनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसमें हमने याद करना है एंड पे देखो ओसिन, सबके एंड पे जोसिन आना है, जोसिन एंड जोसिन, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टेराजोसिन, ठीक है। ये सारे के तीनों आपके पास सिलेक्टिव हैं, कंपैटिटिव हैं। अब सिलेक्टिव में इसका मतलब किसी ना किसी एक रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। कौन सा रिसेप्टर होगा? अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। सिलेक्टिव एंड कंपैटिटिव एंड सिलेक्टिव की वजह मतलब क्या है कि अल्फा 1 पे सिर्फ उसे बाइंड करें, और ये तीनों जो होते हैं ना हमारे पास, इनको हम हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब मैं आपको अगले 3 बताती हूँ जो कि वो भी अल्फा 1 पे बाइंड करते हैं, वो भी सिलेक्टिव है, वो भी कंपैटिटिव है। उनका नाम देखो, टैमसिलोसिन, बस नाम याद कर लेना, टैमसिलोसिन, और आपके पास क्या होता है? एल्फुजोसिन जेड, और एक आपके पास होता है सिलोडोसिन। क्या है आपके पास? टैमसिलोसिन, एल्फुजोसिन एंड सिलोडोसिन, ठीक है। अगर अगेन रिपीट करते हैं, टैमसिलोसिन, सिलोडोसिन, एल्फुजोसिन, ये भी आपके पास जो तीनों के तीनों हैं, ये आपके पास ये भी सिलेक्टिव हैं, ये भी कंपैटिटिव हैं, ये भी अल्फा 1 पे बाइंड करते हैं, बट ये हाइपरटेंशन के लिए ट्रीट नहीं होते, ये ट्रीट होते हैं फॉर बिनाइन प्रोस्टैटिक जो हाइपरप्लेजिया हो जाए उसके लिए, ठीक है। देखो अल्फा 1 की भी तो आगे टाइप्स थी ना, हमारे पास अल्फा 1 की टाइप्स थी, अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1C, ठीक है। 1 और 1B की बात करते हैं। जो आपके पास पहले वाले 3 है ना, इनकी जो एफिनिटी है वो अल्फा 1B से है, और जो अल्फा 1A है ना, इनकी एफिनिटी, इनकी जो ये वाले ड्रग्स है ना वो अल्फा 1A पे बाइंड करते हैं, ये वाले 1B पे करेंगे तो ब्लड वेजल्स पे जाके हाइपरटेंशन को ट्रीट करवा रहे हैं ना, और 1A जो कि आपके पास हमने बात करते हैं यूरीथ्रा वगैरह और ब्लैडर में होते हैं, उन पे जाके इन तीनों ने बाइंड करना होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास बात होगी। अब हमने बात की कि जब इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है तो सारे के सारे आपके पास यूरिन के थ्रू उनके मेटाबॉलिज्म जो है वो सिक्रीट होते हैं, एक्सेप्ट डॉक्साजोसिन, जिसके मेटाबोलाइट्स फीसिस में जो है उसके थ्रू बॉडी से रिमूव होते हैं, ये बात होगी। और सबसे लॉन्ग एक्टिंग ड्रग भी आपके पास कौन सा है? डॉक्साजोसिन होता है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग ये है, और इसके बाकी सबके जो मेटाबॉलाइट्स है यूरिन के थ्रू स्क्रीट आउट होते हैं, डॉक्साजोसिन के फीसिस के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये बात होगी। अब हमने बात करनी है इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो अल्फा 1 ब्लॉक हुआ, अल्फा 1B की जो हम सिलेक्टिव होकर बात करते हैं, अल्फा 1B ये ब्लॉक हुआ, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, वो कम हुई, आपके पास BP कम हो जाएगा, ठीक है। आपके मतलब वही चीज़ होगी कि वैसोडाइलेशन वगैरह होगी, BP कम हो गया, ये हो गया हमारे पास। इस तरह इन्होंने काम करना है हाइपरटेंशन के लिए ट्रीट। हम इसको हाइपरटेंशन मतलब हम 2 बात करते हैं, हाइपरटेंशन कैसे ट्रीट करेंगे? 1B ब्लॉक, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हुई, वैसोडाइलेशन होगी, BP कम हो गया, हाइपरटेंशन हम ट्रीट कर सकते हैं। बट अब याद करो हमने फिनॉक्सीबेंजामिन के बारे में बात की थी कि उसमें क्या होता है कि क्योंकि वो अल्फा 2 पे भी एक्ट करता है, एपिनेफ्रिन की रिलीज ज़्यादा करवा दे रहा था वो, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट पे इफेक्ट्स आ रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 पे बाइंड कर रहा है, अल्फा 2 को ब्लॉक, अल्फा 2 पे है ही नहीं। जब अल्फा 2 ब्लॉक होगा ही नहीं तो एपिनेफ्रिन की रिलीज ज़्यादा भी नहीं होगी, फिर सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और वो बीटा 1 पे बाइंड भी नहीं करेगा, इसलिए इसके कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट पे नो इफेक्ट, मतलब रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी ये नहीं करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ वैसोडाइलेशन करवा के हाइपरटेंशन को ट्रीट करवा रहा है। सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं अल्फा 1A, जिन पे किसने बाइंड करना है? टैमसिलोसिन, एल्फुजोसिन, सिलोडोसिन, ठीक है। अब अल्फा 1 पे जब बाइंड करेंगे, अल्फा 1A कहाँ होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, ठीक है। जब इनके मसल्स पैक करेगा, उन मसल्स की टोन कम करेगा तो रिलैक्सेशन करवा देगा, ठीक है। जब ये रिलैक्सेशन आपके पास करवा देगा अल्फा 1 रिसेप्टर्स ना मसल्स ऑफ द ब्लैडर और नेक ऑफ प्रोस्टेट में करवाते हैं, इम्प्रूव्स द यूरिन फ्लो, यूरिन फ्लो को क्या करेगा? इम्प्रूव कर देगा। ब्लैडर जो है उसकी और प्रोस्टेट की, नेक, इन सब चीज़ों के आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट, इन सबको रिलैक्स करवाएगा और इजीली यूरिन जो है वो फ्लो कर सकेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हमने बात करनी है, ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम बात करेंगे इट्स थेराप्यूटिक यूजेस, कब कब यूज़ करेंगे हम इन्हें। ज़ाहिर है एक बात तो ये होगी कि हम इनको हाइपरटेंशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। फिर आपके पास आ जाता है कि ये इनमें ना एक मसला ये होता है कि जब हम इन्हें, चलो बुक से देखते हैं, ये देखो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना है इन्होंने, और इसका ये एक एडवांटेज है कि हमारी बॉडी इसे टॉलरेंट नहीं होती,
बॉडी टॉलरेंट मतलब हमारे जो बॉडी के रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होंगे विद दे नेवर बिकम टॉलरेंट टू दीज ड्रग्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके ना एडवर्स इफेक्ट्स में जो एक बात थी ना वो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ आपके पास, क्योंकि ये ड्रग्स करते हैं हमारी बॉडी में जाके इन्होंने ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवानी होती है। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब वो वही सिनकपियर फेंटिंग वाला रिस्पॉन्स होता है। मतलब हम अगर नॉर्मल डोज भी दे रहे हैं ना उसमें भी आपके पास जो है ना वो पोस्टल हाइपोटेंशन वाले सिचुएशन करवा देगा। हाइपोटेंशन को ट्रीट करके नॉर्मल प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर लो हो जाएगा, हाइपोटेंशन। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको हम कहते हैं फर्स्ट डोज इफेक्ट। क्या कहेंगे? फर्स्ट डोज इफेक्ट। ये कि इसको हमें नॉर्मल डोज में दिया फिर भी हाइपोटेंशन हो रही है, इसकी वजह से हम कहते हैं जो नॉर्मल डोज का भी 1/3 या 1/4 पार्ट देते हैं कि हम जो है वो इस ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को ट्रीट कर सके। हम कब देंगे ये ड्रग्स? बेड टाइम पे देंगे जब मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होगा, ताकि हाइपोटेंशन नहीं हो। अब एक तो ये बात होगी हाइपोटेंशन के लिए, और इसके अलावा ये जो लिपिड प्रोफाइल्स होते हैं ब्लड के उसको ट्रीट करवा सकते हैं। ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है उसको हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में सही करवा देंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन मतलब लिपिड प्रोफाइल ही खराब हुए होते हैं, उसकी वजह से जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, जो है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हो गया, मतलब लिपिड प्रोफाइल को उन्होंने हाइपरटेंशन पेशेंट में करेक्ट कर देना और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी करेक्ट कर देंगे ताकि हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सके। और एक आपके पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया था, इसके लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट इट्स थेरेप्यूटिक यूजेस। अब इसकी हमने बात करनी है अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखो एडवर्स इफेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो पहले लिखते हैं। इसने क्या करवानी थी? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। वो इसको मतलब यही बात होगी पोस्टल हाइपोटेंशन, जो कि ये हमारे पास कौन करवा रहा था? फिनॉक्सीबेंजामीन भी करवा रहा था। अब फिनॉक्सीबेंजामीन हमारे पास नेजल स्टफिनेस करवा रहा था, ये क्या करवा रहा है? नेजल कंजेशन। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं। अब क्योंकि ये क्या करवा रहा है? ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ये भी करवाएगा। ठीक है, फिर आपके पास हेडेक भी होगा। हमने पहले भी अपने बात की थी कि जो ड्रग्स वेजोडाइलेशन करवाएंगे, वेजोडाइलेशन की वजह से सर में दर्द ज़रूर होगा। ठीक है, अगर सेरेब्रल वेसल्स डायलेट कर रही हैं तो हेडेक, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, फिर आकर लैक ऑफ एनर्जी, मतलब मेरा फटीग सा जो है वो अपने आप को फील करेगा। ठीक है, दीज आर दी, ये हमारे पास सारे के सारे क्या हो गए हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन करवा रहा है, नेजल कंजेशन करवा रहा है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हेडेक और लैक ऑफ एनर्जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या नाम है उसका? फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम। ये भी कौन करवाता है? यही ड्रग्स करवाते हैं। फ्लॉपी मतलब आइरिस बहुत ज़्यादा सैगी हो जाता है, रिलैक्स टाइप, बहुत सैगी सा हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंट्रा ऑपरेटिव को सर्जरी करनी हो उस टाइम आइरिस बहुत सा फ्लॉपी और बैगी टाइप फील करवाता है। उसको जो एक कंडीशन बनती है उसे हम कहते हैं फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम। और वो कौन करवा रहे हैं? ये प्रेजोसिन, डॉक्साजोसिन और जो कैसा टेराजोसिन, ठीक है, सब करवा रहे होते हैं। ये हो गया हमारे पास इसके एडवर्स इफेक्ट्स। तो ये सारे ये वाले ड्रग्स भी हमारे कंप्लीट हो गए।